सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशंस। इस चैप्टर में हम क्या है, फोर्स, मोमेंटम एंड फोर्स और मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी लॉज है या जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा ये चैप्टर काम आएगा, इसके कंसेप्ट्स काम आएंगे और इनके कंसेप्ट को आपको समझते हुए ही आगे बढ़ना है, बगैर इनके बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बहुत सी बातें हैं, मैं ज़्यादा उन बातों पे आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, बहुत सिंपल आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा, कुछ एक कंसेप्ट की बातें वैसे तो आपने पढ़ी रखा है। फोर्स एक्चुअली फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन तो मैं आपको, फोर्स की डेफिनेशन तो क्या है, इट इज ए पुल और पुश। ठीक है, फोर्स कैसे भी अप्लाई किया जा सकता है, पुल या पुश है। ठीक है, विच हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एक्सिलरेशन। ठीक है, वो पुश या पुल है, दोनों, चाहे आप पुल करो या पुश करो, खींचो किसी चीज को या किसी को धक्का दो, दोनों ही स्थिति में वो फोर्स है। लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जानते ही क्या होता है, तो ये क्या हो गया, पुश और पुल, विच हैज, देखिए विच हैज capacity to produce acceleration A in ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी देखिए फोर्स, ऐसे फोर्स भी होते हैं जो क्या कर रहे हैं, कोई एक्सेलरेशन वह प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फोर्स तो रहेंगे ही ना। एक्सेलरेशन जीरो है तब भी वो क्या है, फोर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बस वो उनके अंदर कैपेसिटी वो कर नहीं पा रहे हैं, इतना मतलब हमको नोटिसेबल वो दिख नहीं रहा है। तो यानी कि वो क्या होगा, जब फोर्स छोटे होंगे, स्मॉल फोर्स होंगे, वो तो रहेंगे तो फोर्स ही, बस वो क्या नहीं कर पाएंगे, एक चेंज नहीं ला पाएंगे, चेंज नहीं ला पाएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो अप्लाई होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से अप्लाई हो रहे होते हैं, दो तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई होने से क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो होने पे क्या होगा, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स तो रहेगा ना। ठीक है, तो तो कुछ कंडीशंस क्या है, ऐसी होती है जिसमें क्या है, कोई भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां फोर्स प्रेजेंट है। फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बस ये है कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, हाँ, लेकिन नेट फोर्स क्या है, वहां प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है कि एक हमारे जैसे एक और बात है कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तीन सेंस में हो सकता है, ये भी आपको पता है, होना चाहिए। फर्स्ट तो क्या है, अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, यानी फोर्स के अंदर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन में चेंज करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सेकंड क्या है, मोशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, बोथ, दोनों के अंदर चेंज भी वो कर सकता है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से कुछ सिंपल सी बातें हैं, इनके कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फोर्स का मतलब, फोर्स वो है जिसमें एक्सिलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज करने की कैपेसिटी हो, वेलोसिटी वेक्टर में चेंज करने की कैपेसिटी हो, उसको फोर्स कहेंगे। अब मैं आपको
थोड़ा सा एक क्या वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली उसके अंदर क्या 2-3 बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल। उन्होंने भी क्या किया था, हमारे को फोर्स से रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे। वो लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लॉज रॉन्ग क्यों प्रूव हुए मैं ये आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों रॉन्ग प्रूव हुए थे। एक्चुअल में अरस्तु, उसको क्या अपनी भाषा में क्या है, इंडिया में उसको अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक, वैसे उसका नाम एरिस्टोटल इंग्लिश में है। तो वो रॉन्ग, उन्होंने लॉ क्या दिया था, उन्होंने लॉ क्या किया था कि डे टू डे लाइफ को देखते हुए उन्होंने लॉ दिया था कि जो फोर्स है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखने के लिए लगने वाली किसी भी उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स कहते हैं। उन्होंने ये कहा था भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में अगर मेंटेन रख रहे हैं तो वो फोर्स है। उन्होंने ये लॉ दिया था। ये लॉ गलत था। पर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ये लॉ तो ठीक है। कैसे कि जैसे आपने भी अपने बचपन में क्या किया, आपने गाड़ी, जो घोड़ा कोई भी गाड़ी होती है रस्सी से बांध के खींची होगी उसको, तो आप क्या करोगे, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तब तक ही वो मोशन में रहेगी। जैसे ही आपने खींचना बंद किया तो उसके अंदर क्या हो गया, मोशन वो हो गया। यानी कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वो चल रही है, उस पर कंटिन्यूस फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो ही वो यूनिफॉर्म में चलेगी, अदरवाइज चलेगी ही नहीं। तो एक तरह से तो वो सही थे, लेकिन वो रॉन्ग क्यों प्रूव हुए। वो रॉन्ग इसलिए प्रूव थे कि उस समय क्या है, एक्चुअली में फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं था। फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं था। एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट के अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है, तो जो आप फोर्स अप्लाई करोगे वो फोर्स उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने के लिए काम में नहीं आएगा। वो एक्चुअली क्या आएगा, वो जो फोर्स आपको हमको अप्लाई करना पड़ रहा है वो फोर्स एक्चुअल में हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट अप्लाई करना पड़ना। ठीक है, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन नहीं था उस समय, इस वजह से उनके लॉज क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। बाकी जैसे ही वो उसका कंसेप्ट आया तो क्लियर हो गया वो गलत क्यों थे। यानी उनके उसके अंदर थॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थॉट बहुत अच्छी थॉट थी, लेकिन क्या करें, जब तक कंसेप्ट ऑफ, कुछ नए कंसेप्ट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो होते ही नहीं है, तो उनके बगैर हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो जब तक फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं था, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसको जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, अब है आपका, उसके बाद क्या हुआ, अरस्तु गलत, रॉन्ग इसलिए प्रूव हुए थे। अरस्तु का कंसेप्ट ये था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था ये कंसेप्ट की बात। सेकंड है, कदर हमारे एक साइंटिस्ट और हुए थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। गैलीलियो ने भी क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन्स और नॉर्मल प्लेन्स या टू प्लेन्स या सिंगल प्लेन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के पर बेस्ड उन्होंने क्या किया था, अपने कुछ लॉज दिए थे। और उन्होंने क्या किया था, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था। किसने दिया था, ये गैलीलियो जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। ये थोड़ा सा क्या है कि इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए भी इनर्शिया होता क्या है। याद रखिएगा, हमेशा जब भी इनर्शिया मिले तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये भी इनर्शिया है क्या, सबसे पहले तो इनर्शिया तो ये है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सबस्टांस की, किसी भी चीज की है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ दिस, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज, बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट opposes change in
स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? यानी कि क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है, यानी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है उसमें चेंज हो, उस चेंज को अपोज करने की जो क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, वो ही क्या है, इनर्शिया है। ये बहुत अजीब सा लगता है, इनर्शिया है क्या? बस थोड़ा सा हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, इनर्शिया कुछ भी नहीं है। इनर्शिया क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट में होती है। जैसे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही उसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, हमेशा अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? यानी कि जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्टेट है, वो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के अंदर उसके अंदर कोई चेंज लाना चाहेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। तो वो चेंज को अपोज करने की जो कैपेसिटी है, ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है अपोज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो अब ये चेंज इन स्टेट देखिए आप, क्या हो गया? स्टेट क्या हो सकती है? तीन प्रकार की हो सकती है, तीन तरह से हो सकती है ना। क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है, रेस्ट पे हो, तो अगर वो रेस्ट से उसके अंदर आप मोशन लाओगे तो इनर्शिया क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, ठीक है, तो वो अपोज करेगा, तो उस अपोज करने की कैपेसिटी को क्या कहेंगे हम? इनर्शिया कहेंगे। यदि वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको अगर आप रेस्ट पे लाना चाहोगे तो वो अपोज करेगा। अगर उसकी यूनिफॉर्मिटी को चेंज करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे, तो वो अपोज करेगा। यूनिफॉर्मिटी को स्लो डाउन करना चाहोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, तो वो अपोज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? यूनिफॉर्म है तो भी होगा। फिर है डायरेक्शंस, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है इसके अंदर। मान लो वो मोशन के अंदर है, किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी को ना चेंज करके, किसी भी चीज को चेंज ना करके, आप सिर्फ उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को ही चेंज करना चाहोगे, तब भी वो अपोज करेगा। यानी कि किसी भी तरह का चेंज, जैसी भी स्टेट है, जिस तरह से भी वो है इस समय, उस स्टेट के अंदर आप चेंज लाना चाहोगे, उस चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एक्चुअली इनर्शिया कहेंगे। बस ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये इनर्शिया क्या है। डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। हो गया? इनर्शिया का समझ में आ गया मतलब? बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। आपसे कोई इनर्शिया पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इनर्शिया है क्या। और अब जो बात है वो है, ये है कि इनर्शिया तो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन एक्चुअली क्या है? मास इज रिलेटेड विथ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि क्या है? मास इनर्शिया नहीं है। मास तो क्या है? उसका एक, उसके अमाउंट, उसको क्वांटिटी को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी, मास तो है क्या? फिजिकल क्वांटिटी है। और इनर्शिया एक्चुअली क्या है? मास इज रिलेटेड टू इनर्शिया, यानी कि उसका मास जितना होगा उसके अंदर उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? कैपेसिटी टू अपोज चेंज इन स्टेट क्या होगा? हमेशा मास पे डिपेंड करेगा। तो मास और इनर्शिया एक नहीं है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जहां इनर्शिया है वहां मास होगा ही होगा, और जितना इनर्शिया होगा उतना ही मास होगा। ठीक है, उसी क्वांटिटी में मास बढ़ता जाएगा। तो दोनों चीजें क्या है? दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली अंतर होते हुए भी एक यूनिफॉर्मिटी है। तो ये है आपका इनर्शिया का कंसेप्ट। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? रब कर दूं इसे? ठीक है, गैलीलियो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ही था, एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट से भी क्या हुआ? उन्होंने भी क्या है, कुछ अपने लॉज दिए थे, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था। यानी कि उसके जो एक्सपेरिमेंट है वो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड हैं। उसके बाद क्या हुआ? गैलीलियो के बाद में फिर बहुत कुछ समय बाद में धीरे धीरे फिर आए हमारे एक साइंटिस्ट न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन से भी पहले क्या है, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया था?
न्यूटन से रिलेटेड, न्यूटन से जो लॉज दिए थे उन लॉज से रिलेटेड लॉज दिए थे, लेकिन आज क्या उन लॉज को इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। जबकि हम जब उनको स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि हमारे उन्होंने तो क्या किया था, उन लॉज को बहुत पहले ही दे दिया था, उन लॉज से रिलेटेड बातें बहुत पहले दे दी थी। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि उन्होंने क्या किया था, उस ज्ञान को दुनिया में फैलाया नहीं, बस यही सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने ज्ञान को फैलाया नहीं, और वो ऐसे लोग, ना तो उन्होंने फैलाने की कोशिश की और ना इस दुनिया के लोगों ने ज्ञान को लेने की कोशिश की। तो दोनों ही की गलती से इस दुनिया से, हमारे भारतीय समाज से ज्ञान समाप्त हो गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, चलो खैर, ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है दुनिया के, कोई बात नहीं, हुआ जो हुआ। लेकिन अब हमें क्या करना है, फॉल्ट नहीं करना है। जितना ज्ञान आपको मिले उस ज्ञान को फैलाइए, और जितना ज्ञान आप ले सकते हो दूसरों से ज्ञान लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस दिए थे। तो ये लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो क्या है, किसकी देन है, न्यूटन्स की है। तो न्यूटन ने क्या किया, 3 लॉज ऑफ कंसेप्ट, 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए। वही क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों लॉज है। तीनों लॉज के में क्या है, एक्चुअल में मेन जो लॉज है वो तो क्या है, सेकंड लॉ ही है। सेकंड लॉ इज एक्चुअली यूनिवर्सल लॉ, वो सेकंड यूनिवर्सल लॉ है, और उसी से ही क्या होता है, उसी में दोनों लॉज क्या है, छिपे हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और उसी के अंदर बाकी के लॉज हैं। तो अब क्या है कि लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने से पहले आपको क्या करना था, थोड़ा सा फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, आपको इनर्शिया के बारे में मालूम होना चाहिए। और थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है मोमेंटम, उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। मोमेंटम ये थोड़ा सा बहुत काम की चीज है। मोमेंटम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसका सिंबल होता है P, ठीक है, और एक मोमेंटम और होता है, वो होता है L, उसे बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, वो भी मोमेंटम है, तो उसका सिंबल होता है L। ठीक है, जो कि क्या है, जो हमारे रोटेशनल मोशन चैप्टर में आएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी उसका हमारे को क्या है पता करना, हम वो भी वहाँ भी वो आएगा, वहाँ भी हमें इससे मुलाकात होगी, इससे हमारी। ठीक है, तो मोमेंटम का कंसेप्ट और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। नाम मैंने ले लिया, इसके बारे में हम बातें थोड़ी सी डिटेल में बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको रब कर देता हूँ। तो मोमेंटम का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब मोमेंटम है क्या, मोमेंटम का सिंबल तो हो गया P, ठीक है, और तो एक्चुअली क्या है, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, ये डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी का मेजरमेंट है कि भाई किसी एक ऑब्जेक्ट के पास में कितनी वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट के पास में, या चलो इसे वेलोसिटी के बजाय मैं इसे इफेक्टिवनेस ऑफ वेलोसिटी कह दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट का कितना है उसको मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की क्या हमें इफेक्टिवनेस ऑफ वेलोसिटी बतानी है, तो वो दरअसल में क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है mv। P इज प्रोडक्ट ऑफ m एंड v। ठीक है, तो P जो है वो आपका क्या है, m और v का प्रोडक्ट है। और इफेक्टिवनेस ऐसा है कि यानी कि क्या होगा, जितना P ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें क्या, वेलोसिटी की इफेक्टिवनेस क्या है, उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या है, ऑब्जेक्ट का, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम ये m बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी।
v बढ़ा देंगे तो भी उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, और दोनों को बढ़ा देंगे तो भी वेलोसिटी की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि कोई भी इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती जाएगी, यानी उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में या हमारे आसपास के जितने भी सिस्टम हैं उन पे उसका इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा जब भी उनका इंटरेक्शन होगा। तो यही आपका मोमेंटम है। तो वेलोसिटी के इफेक्टिवनेस को मेजर करने का तरीका है ये आपका मोमेंटम। अब मोमेंटम एक्चुअली में है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है वेक्टर, कैसे है, क्योंकि ये तो आपका वेक्टर, ये भी आपका वेक्टर, पर मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक रियल नंबर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, रियल नंबर है ये। तो ये p क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखो एक रियल नंबर ले सकते हैं ना, रियल नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक रियल नंबर से फोल्ड करते जा रहे हैं, यानी कि उसका उस किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना भी मास, यानी कि ये भी p क्या हो रहा है, v के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन नंबर भी हम बढ़ा देते हैं तो भी उसका क्या होता है, इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है। तो ये है कंसेप्ट, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, क्योंकि देखिए p वेक्टर है, v वेक्टर है, ठीक है, और ये रियल नंबर है। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, मास बढ़ा दोगे तो यानी उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो उसका क्या इफेक्टिवनेस वेलोसिटी की, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मास बढ़ गया तो बढ़ती जाएगी। तो ये है आपका कंसेप्ट। अब क्या है, वेक्टर थी ये आपका वेक्टर है, ये हमने आपको बता ही दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर थोड़ा सा 3 ग्राफ, कुछ ग्राफिकल में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। कैसे, यदि हम क्या करते हैं P, ठीक है ना, P का V के साथ ग्राफ बनाते हैं, भाई V इंक्रीज होगा तो P में क्या इंक्रीज होगा, तो देखिए P क्या होगा एक्चुअल में V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे V बढ़ाओगे आप V इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन यहां पे क्या रखना है आपको, M कांस्टेंट रखना है, तब होगा ये। जब M कांस्टेंट हो तो क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ ऐसे बन सकता है कि जब क्या हो, जब V कांस्टेंट हो तब क्या हो जाएगा, P भी M के साथ बढ़ता जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या हो, V कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जब V कांस्टेंट हो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, P की वैल्यू M के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और थर्ड कंडीशन है, जब क्या हो, जब P कांस्टेंट हो तो M और V के बीच में क्या रिलेशनशिप, M और V के बीच में रिलेशनशिप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P कांस्टेंट है, देखिए आप ये, तो ये ग्राफिकल स्टडी है। तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, ये रिलेशनशिप बनती है। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल हमने ये बात स्टडी की है। ठीक है, तो यानी कि आपको मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये मोमेंटम आगे और आएगा, मोमेंटम के बारे में बातें आगे और आएंगी। वो बातें क्या हैं, वो बातें हैं कि भी मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ हमें स्टडी करना है, और भी हमें कई तरह की बातें स्टडी करनी है। मोमेंटम को अभी यहाँ केवल इंट्रोडक्शन हुआ है। अब आपको कुछ मान लो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, बहुत सिंपल से कुछ तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक्स में है अपने। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या आपको थोड़ा सा कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मैं क्या है आपको कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम समझाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये इस तरह से है, ए बॉल इज मूविंग विथ ए मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्ट्राइक अगेंस्ट वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रिफ्लेक्टेड बैक एट सेम एंगल, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। एंड तो देन फाइंड चेंज इन P। तो वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, चेंज इन P फाइंड आउट कीजिए। थोड़ा सा हम इसमें क्या कंडीशन और है कि मान लीजिए क्या है, स्ट्राइक इज इलास्टिक।
ठीक है, इलास्टिक है यानी कि कोई चेंज इन एनर्जी नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसको भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको क्या है मोमेंटम के कंसेप्ट को बताना चाहता हूं। भाई मोमेंटम कैसे रोल अदा करता है, क्या है मोमेंटम का रोल। तो देखिए क्या है, बॉल, हम इससे क्या डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम है, जिस डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले ये वॉल है, वॉल पे क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 45 डिग्री एंगल के साथ स्ट्राइक किया, उसने स्ट्राइक किया, और इलास्टिक है तो उसी क्या है कि इसके अंदर कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी के अंदर, और वापस 45 डिग्री पे ही ये क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गई। ठीक है, तो जो P की जो वैल्यू थी, P की जो वैल्यू थी, मोमेंटम मैग्नीट्यूड था, वो क्या सेम रहेगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ ही वो रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। लेकिन क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो P के सिर्फ देखिए मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एंगल में चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन में चेंज हुआ नहीं, वेक्टर P में तो चेंज हुआ है। तो अब ये कह रहा है अब हमें क्या कीजिए, फाइंड चेंज इन P फाइंड आउट कीजिए कि भाई स्ट्राइक से पहले और स्ट्राइक के बाद मोमेंटम में क्या चेंज हुआ है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखिए आप क्या होता है, चेंज इन P हमें कैलकुलेट करना है, P तो वो क्या होता है, फाइनल P माइनस इनिशियल P, यही होगा। जो भी आपका फाइनल P था उस फाइनल P को क्या कीजिए, इनिशियल में से इनिशियल P, जो भी इनिशियल P है उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड तो क्या था 5 kg, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो सिंपल मैग्नीट्यूड को हम माइनस नहीं करेंगे, वरना तो 5 माइनस 5 क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हमें देखिए इसको क्या करना होगा, वेक्टर कंसिडर करते हुए सॉल्व करना होगा। तो अब देखिए आप ध्यान से कि ये जो वेक्टर है P वेक्टर, इसका हम रिजोल्यूशन करते हैं। रिजोल्यूशन करते हैं किसमें, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसमें देखो आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, तो हमेशा क्या करना है, हमेशा इनमें ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाना है जब भी आप इनके कंपोनेंट्स बनाते हो। तो देखिए सबसे पहले तो कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बन गया आपका, सॉरी डायरेक्शन रहने दो भी एक मिनट, ये बन गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट बन गए। अब इनकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो डिसाइड कैसे होगी, ट्राइंगल लॉ से। कैसे, ये डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए दिस प्लस दिस का ऐड क्या हो गया, P। ट्राइंगल लॉ लग गया ना, देखिए आप, ट्राइंगल लॉ लगना जरूरी है, तभी डायरेक्शन गलत होगी। अगर हमने इसकी डायरेक्शन ऐसे ले ली तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी आप ये कंपोनेंट्स बनाते हो तो कंपोनेंट्स के अंदर आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना जरूरी है। यही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वेक्टर चैप्टर को वापस रिवाइज कीजिए। तो ट्राइंगल लॉ बनाने से इसकी डायरेक्शन बनी है। अगर आपने डायरेक्शन गलत ले ली तो सारा खेल खत्म। फिर हमें क्या करना है, जो रिवर्स बैक जो हुआ था उसमें भी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो देखिए आपका ये तो हो गया कैसा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें भी क्या करना है, हमें ट्राइंगल लॉ लगाना है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी और ऐसे बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट A B, तो उन दोनों का जोड़ क्या होगा, उसके बिगिनिंग पॉइंट से शुरू होगा और सेकंड के फाइनल पॉइंट पे आके फिनिश होगा। तो ये ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो गया। तो डायरेक्शन ट्राइंगल लॉ से ही करनी है। डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए फाइनल P माइनस इनिशियल P, तो मैं यहां लिख सकता हूं PH प्लस P वर्टिकल ऑफ फाइनल सिचुएशन माइनस वही PH प्लस PV हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल कंडीशन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें चेंज इन P मिल जाता है। तो अब देखिए अब यहां पे क्या है, ये है एंगल 45 और ये भी है 45। ठीक है, वैसे भी ये है 45। अब हम जब क्या करते हैं, इन एंगल्स की हेल्प से जब इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को बताते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, जैसे अगर इस
किस सेंस में ये हो जाएगा, पी है ना, पी कॉस थीटा, इसके साथ वाला हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा और ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक, डायरेक्शन का ध्यान रखिए आप, ये क्या है, सब नीचे है, इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां पे नीचे है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस होगी इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, माइनस होगी। ये डायरेक्शन क्या है, राइट में है, तो ये होगा पॉजिटिव होगा, और ये क्या है, लेफ्ट में, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। देख लीजिए आप ध्यान से। और अगर मान लीजिए हम बाइफर्केशन ऐसे ना करके, थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहता हूं, ऐसे ना करके हम बाइफर्केशन ऐसे करते, ठीक है, बाइफर्केशन ऐसे कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे हम बाइफर्केशन। ठीक है, बाइफर्केशन ऐसे भी किए जा सकते थे किसी भी, लेकिन ट्राइंगल लॉ अप्लाई होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, दोनों की डायरेक्शन क्या है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि डाउनवर्ड है इस वजह से नेगेटिव है। तो मैं यहां लिख दूं पीएच फाइनल क्या है, माइनस पी कॉस थीटा यानी कॉस 45 प्लस क्या, इस पर तो फिर माइनस ही है, इसमें तो ये माइनस ही है ना, तो माइनस पी साइन थीटा साइन 45। ठीक है, यही सिचुएशन है, माइनस जो इनिशियल कंडीशन थी, वो इनिशियल कंडीशन ध्यान से देखिए आप, क्या है, पी कॉस 45 माइनस पी साइन 45, यही है। इसको जब मैं खोलता हूं तो ये क्या हो जाता है, माइनस पी कॉस 45 माइनस पी साइन 45 माइनस पी कॉस 45 प्लस पी साइन 45। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए आप, इसके क्या वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया था, तो वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो ये चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर देखिए क्या चेंज आया था, माइनस पी कॉस 45 और माइनस पी कॉस 45 मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ पी कॉस 45 बन जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 45 होता है 1√2, ये होता है, तो 1√2, तो इसका क्या हो गया, माइनस 2 ये 2√2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया, 5√2 क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, चेंज इन पी हो गया। और नेगेटिव जो साइन सिंबल है वो हमें ये बताएगा कि जो फाइनल जो चेंज इन पी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन सिर्फ देखिए क्या बता रहा है कि जो फाइनल चेंज इन पी होगा वो चेंज क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में होगा। इस नेगेटिव साइन का सिर्फ इतनी सी इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव में चला गया है, मोमेंटम नेगेटिव में नहीं गया है, सिर्फ ये जो नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन वो ये है कि इस रेफरेंस पॉइंट के, जो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये था, इस रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन है। तो देखिए इस तरह से हमने मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे आपको मोमेंटम के कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो देखिए, तो इसी के साथ मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर फिनिश करते हैं हम। आगे और मोमेंटम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जब हम कुछ और लॉज पढ़ेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, लॉज ऑफ मोशन को के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तीन लॉज है, तीनों लॉ को डिटेल में करेंगे। और मेन जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने पे होगा, बाकी मैटर तो आपके पास मैटर की कमी है ही नहीं, बहुत मैटर है। तो इसी के साथ इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स।
जितने कंसेप्ट आप जनरेट करेंगे उतने ही डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे नए नए वीडियो मिलते रहें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।